सीपी स्मार्ट क्लासेस में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग पॉलिटी का अगला चैप्टर डिस्कस करेंगे, राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति वाले चैप्टर से आज सारे बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यू होने वाले हैं, तो आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। कल वाले वीडियो में मेरा था ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के ऊपर, तो वो भी आप जाके ज़रूर देख लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑस्ट्रेलिया की फिजिकल ज्योग्राफी एकदम कंप्लीट मैंने उस वीडियो में कंप्लीटली उसको एकदम से आपके लिए तैयार करके दिया है। उसमें बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं, और इसी तरह मैं पॉलिटी भी कवर कर रही हूँ एक एक चैप्टर वाइज, और ज्योग्राफी भी। तो कल मेरा ऑस्ट्रेलिया के ऊपर वीडियो था, आज मेरा राष्ट्रपति के ऊपर है, और कल मैं ज्योग्राफी का वीडियो लाने की पूरी कोशिश करूँगी। अगला महाद्वीप कवर करते हैं हम लोग, वहाँ पे फिजिकल ज्योग्राफी चल रही है इस टाइम, तो वो भी आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, संघीय निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये राष्ट्रपति के संबंध में कथन है। संघीय कार्यपालिका का मुखिया राष्ट्रपति होता है भारत में। दूसरा कथन है, राष्ट्रपति की शक्तियों की कोई सीमा नहीं है। तो बताना है इनमें से कौन सा सही है। तो देखिए, पहला कथन एकदम सही है, संघीय कार्यपालिका का मुखिया राष्ट्रपति होता है भारत में, बिल्कुल सही है। कार्यपालिका का मुखिया राष्ट्रपति को ही माना जाता है औपचारिक तौर पर, लेकिन शक्तियों की कोई सीमा नहीं है, ये गलत है। शक्तियों पर बहुत सारी सीमाएं लगी हुई हैं कि राष्ट्रपति बिना मंत्रिपरिषद की सलाह के कुछ नहीं कर सकता है, और कुछ खास प्रकार की वीटो शक्तियां भी भारत के राष्ट्रपति को नहीं प्राप्त हैं, और विवेकाधीन शक्तियां भी भारत के राष्ट्रपति को बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से वो नहीं दी गई हैं। तो दूसरा कथन इसमें गलत है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए के कथन केवल एक सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। तो भारत में जब राष्ट्रपति का चुनाव है वो किस तरह से किया जाता है वो आपको इसमें बताना है। तो देखिए, इसमें है प्रत्यक्ष रूप से तो नहीं होता, राज्यसभा के सदस्यों द्वारा, हाँ होता है राज्यसभा के सदस्यों द्वारा भी, लेकिन अकेले राज्यसभा के सदस्यों द्वारा नहीं होता। लोकसभा के सदस्यों द्वारा होता है, लेकिन अकेले लोकसभा नहीं करती, और ना ही लोकसभा के सभी सदस्य करते हैं, क्योंकि मनोनीत नहीं होते। तो यहाँ प्रश्न का जो यहाँ पे जो दिया है उसके अनुसार आपको सोचना है। तो यहाँ जो मोस्ट अप्रोप्रिएट जो आंसर इसका सही है वो अप्रत्यक्ष मतदान से होता है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये अप्रत्यक्ष मतदान के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक गण में सम्मिलित नहीं है। देखिए, शब्दों पर ध्यान देना, पूछ रहा है नहीं है, तो सम्मिलित इनमें से कौन सा नहीं है। तो सम्मिलित नहीं है आपका राज्यों की विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य, बाकी ये सभी निर्वाचित सदस्य हैं, सब भाग लेते हैं ये तीनों, लेकिन राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित मनोनीत कोई भी टाइप के सदस्य भाग नहीं लेते हैं, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब भाग लेते हैं लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, और प्लस इसमें दिल्ली और पौंडचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी भाग लेते हैं, लेकिन राज्यों की विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य और प्लस कहीं के भी मनोनीत सदस्य इसमें भाग नहीं लेते हैं, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति के उम्मीदवार के प्रस्ताव का अनुसमर्थन किया जाना चाहिए कम से कम कितने निर्वाचकों द्वारा। तो देखिए, ये आपको पता होना चाहिए कितने निर्वाचकों द्वारा होना चाहिए। तो देखिए, पहले ये था 1992 में जब निर्वाचन अधिनियम था उसमें 10 थे। 1997 से पहले निर्वाचक सदस्यों की संख्या आपकी अनुमोदक की थी वो थी 10, लेकिन इसके बाद हो गई है 50। तो अब 1997 के संशोधन के द्वारा इसको अब कर दिया गया है 50। तो 50 सदस्यों का अनुसमर्थन आवश्यक है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना है, ये 1997 के बाद से हुआ है 50, इससे पहले 10 था। तो 1997 में यथा संशोधित किया गया इसे, ताकि जो गंभीर उम्मीदवार हैं वही लोग आ सकें राष्ट्रपति के निर्वाचन में। कुछ लोग ऐसे ही फालतू में ही फॉर्म जो नामांकन है वो भरते थे, तो इस वजह से इसमें कुछ चेंज हुआ था। तो अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के उम्मीदवारी के लिए कितनी न्यूनतम उम्र होना आवश्यक है। तो उम्मीदवारी के लिए कितनी न्यूनतम उम्र होना आवश्यक है, वो है ऑप्शन ए 35 वर्ष का उसको होना चाहिए। और संविधान के अनुच्छेद 58 में ये सारी चीज़ें दी गई हैं, अर्हताओं का उल्लेख 58 में दिया गया। आर्टिकल 58 में राष्ट्रपति की योग्यताओं का उल्लेख है कि राष्ट्रपति पद के लिए कौन व्यक्ति निर्वाचित होने के लिए अर्ह है, तो वो है आर्टिकल आपके 58 में। तो उम्र होनी चाहिए 35।
आर्टिकल 58 के तहत। अगला प्रश्न है, अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद होता है तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है। तो देखिए, राष्ट्रपति हो या उपराष्ट्रपति, इन दोनों के चुनाव से संबंधित कोई भी विवाद होता है तो उसका निपटारा भारत के सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पूर्ण निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है? तो इनमें से कौन सा करता है निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित? देखिए, यहाँ पे ये पुण्य नहीं है, यहाँ पे है पुनः। तो ध्यान देना है, यहाँ पे पुनः यानी एक बार राष्ट्रपति बनने के बाद वो दोबारा राष्ट्रपति बन सकता है। तो वो किस आर्टिकल में दिया है? तो ये आपका आर्टिकल 57। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। देखिए, आर्टिकल 57 में पुनः निर्वाचन की योग्यता है, और 58 में क्या था? अभी मैंने बताया 58 में था योग्यताएं क्या होनी चाहिए उस पद के लिए। कोई व्यक्ति अगर खड़ा हो रहा है उसके लिए, तो उसके लिए उसमें क्या योग्यताएं होनी चाहिए, तो वो 58 में है। और राष्ट्रपति को पुनः से निर्वाचित होने के लिए बारे में दिया गया है, तो आर्टिकल 57 में है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है, कब से रहता है? तो उसका जो कार्यकाल 5 वर्ष का है वो कब से लिया जाता है? तो ये होता है अपने पद ग्रहण करने के दिन से। जिस दिन वो पद ग्रहण करता है उस दिन से 5 वर्ष लगाया जाता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, अपने पद ग्रहण करने के दिन से। ये दिया है आर्टिकल 56 में। आर्टिकल 56 में राष्ट्रपति का कार्यकाल है और वो 5 वर्ष का है पद ग्रहण करने के दिन से। इस चीज़ पे ध्यान देना है, ये कंफ्यूजिंग सवाल है, गलत हो सकता है। तो ये जिस दिन से पद धारण होता है उस दिन से रखा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करके देते हैं? तो भारत के राष्ट्रपति किसको संबोधित करके देते हैं? देखिए, ध्यान देना है, कभी ऐसे ही मतलब कॉन्सेप्ट अगर क्लियर समझेंगे तो संबोधित ही होता है। तो संबोधित करता है उपराष्ट्रपति को। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। तो पद से कौन हटा सकता है? तो भाई पद से हटा सकती है संसद महाभियोग के द्वारा। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? तो महाभियोग है आपका ऑप्शन डी आर्टिकल 61 के तहत। 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, याद रख लेना इसको। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? तो देखिए, यहाँ पे आपको ध्यान देना है, संसद का कोई भी सदन ये आरोप लगा सकता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, किसी भी सदन द्वारा भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप लगाया जा सकता है। 61 में आपका वो महाभियोग के बारे में दिया गया है। तो जो जो सदन आरोप लगा रहा होगा तो उन आरोपों की जांच दूसरा सदन करेगा। जैसे लोकसभा ने आरोप लगाया कि राष्ट्रपति के खिलाफ इन कामों पे ये महाभियोग लाया गया है और हम इसे संसद में सदन में प्रस्तुत करते हैं, तो लोकसभा ने ये किया। अब राज्यसभा उसके लिए एक कमेटी बनाएगी जिसमें जो लगाया गया राष्ट्रपति महाभियोग उसके सदस्य भी शामिल होंगे, तब उसके बारे में जांच करेगी राज्यसभा। यानी जो सदन लगाता है उसका दूसरा सदन उनके आरोपों की जांच करता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। तो कोई भी सदन महाभियोग लगा सकता है। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन की पूर्व सूचना आवश्यक है? तो देखिए, किसी भी राष्ट्रपति पर अगर महाभियोग लगाना है तो उसको 14 दिन पहले सूचित करना होगा। यानी हमको लोकसभा में एक प्रस्ताव प्रस्तुत करना है कि राष्ट्रपति पर ये आरोप हैं, इसके लिए हम महाभियोग लाते हैं, तो उसके 14 दिन पहले आप राष्ट्रपति को सूचित करेंगे कि आपके खिलाफ लोकसभा में या राज्यसभा में इस दिन महाभियोग लाया जाएगा। तो ये 14 दिन पहले उसको सूचित करना आवश्यक होता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति का रिक्त स्थान कितने समय में भरना आवश्यक है? तो राइट आंसर है 6 माह के अंदर राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भरने की आवश्यकता होती है। तो ये आपके आर्टिकल 62 में दिया गया है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, 6 माह के अंदर उसके पद को भरने की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, यदि मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो उस पद का कार्यभार कौन संभालता है? तो उस पद का कार्यभार कौन संभालता है ये आपको बताना है। तो राइट आंसर है इसका उपराष्ट्रपति के द्वारा। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपराष्ट्रपति। अगला प्रश्न देखते हैं,
यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी न हो तो निम्नलिखित में से किसके द्वारा कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम किया जाएगा। यानी राष्ट्रपति भी नहीं है, उपराष्ट्रपति भी नहीं है, तो भारत का जो मुख्य न्यायाधीश है, सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश है, उसके द्वारा फिर राष्ट्रपति के रूप में काम किया जाएगा। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ें एकदम समझ लेनी है कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति कोई भी नहीं है, तो फिर सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश यह काम करता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगर सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश भी नहीं है तो फिर न्यायालय का जो वरिष्ठ न्यायाधीश है वो करेगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष कौन है। तो कार्यपालिका अध्यक्ष आपका है राष्ट्रपति। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। तो अध्यादेश जारी करने की शक्ति है वो आर्टिकल 123 में है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, आर्टिकल 123। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति में निम्नलिखित में से कौन सी वीटो शक्ति नहीं है। तो देखिए, भारत के राष्ट्रपति के पास विशेषित वीटो नहीं है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, विशेषित वीटो भारत के राष्ट्रपति के पास नहीं है। बाकी ये निलंबनकारी, पॉकेट वीटो ये है। विशेषित वीटो का मतलब ये होता है कि राष्ट्रपति अगर किसी अधिनियम पर रोक देता है तो उसके लिए संसद को एक विशेष जो संशोधन है विशेष बहुमत से उसको पारित करना होता है, तब वो विशेषित वीटो मानी जाती है। लेकिन भारत के राष्ट्रपति की ऐसी कोई वीटो नहीं है। भारत का राष्ट्रपति अगर किसी अधिनियम को रोक लेता है तो संसद उसको साधारण बहुमत से दोबारा पारित करके भी भेज सकती है। इसीलिए विशेषित वीटो भारत के राष्ट्रपति के पास नहीं है, अमेरिका के राष्ट्रपति के पास है। तो आप सवाल यहाँ से बन सकता है कि कौन सी ऐसी वीटो है जो भारत के राष्ट्रपति के पास नहीं है पर अमेरिका के राष्ट्रपति के पास है। तो वो है विशेषित वीटो। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। तो ये राष्ट्रपति के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यू थे। पूरा चैप्टर आपका कवर हो गया। इतना आप पढ़ लेंगे, जो मैंने इसमें बताया इतने पॉइंट आप राष्ट्रपति के बारे में एकदम से रट लेंगे तो आपका राष्ट्रपति से सवाल नहीं गलत होने वाला है। तो अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।